बेवकूफ़ बनाया है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। आधे पौए, डेढ़ पौए, एक पाव के बम है। खून बह रहा था आंखों में, पहुंच के वो निशाने लगा रहा था, फायर कर रहा था। मुल्ला मुनीर, तूने दुनिया भर को उंगल दी हुई, अब तेरी उंगल तोड़ने का टाइम आ गया। पर खच्चे उड़ा दिए, 70-80 फुट के खड्डे किए, अभी तक पूरे नहीं भर पाए। कत्लो गारत, खूना खच्चर, ब्लड शेड, कुत्ते की दुम है, लोहे की नली में डालें, 10 साल बाद निकालें, टेढ़ी मिलेगी। आप कोबरा को उसके जब तक दांत नहीं निकालोगे, जब मेरे भाई साहब शहीद हुए, माइन फटने से उनके शरीर के चिथड़े हो गए कि अबे ये मुंह मसूर की दाल, अपना देश बचा लो पहले, और फिर रोते हैं कि साहब हमारे 9-11 हो गए। टरा के मरा लें, जैसे कि कांग्रेस काल में हुआ था। 26-11 हुआ, क्या किया आपने? 72 हूरों के सपने दिखाए, बंदूक दी, बम बांधा, जा मर जा। तेरे घर वालों को 6 लाख रुपए दे दी। 250 किलोमीटर से मारा, उसके अंदर घुस के अंदर जाके फटा, टैंक में आग लग गई, गोला फटा था। क्यों? अबैंडन टैंक छोड़ दो, क्योंकि टैंक के अंदर 40 गोले होते। फिर पकड़े गए डॉक्टरों के, 6 लाख रुपए महीना मिल रहा था, अब उससे ज्यादा चाहिए। इससे भी तुम्हारी हवस नहीं मरी, जहर बना के लोगों को मारेंगे मास स्केल पे। हम डॉक्टर हैं साहब, डॉक्टर्स ऑफ डेथ। F-35 कर दो, उसका किल स्विच हमारे पास है। ऐसा चार्ली बनाएंगे, तुम खरीदोगे, अरबों डॉलर दोगे, और हम उसका एंड टाइम पे स्विच उड़ा देंगे। इस लेवल का फ्रॉड, अली बाबा 40 चोर, मुल्ला आसिम मुनीर एंड सन अंडरग्राउंड बंकर बनवा रहा है, जिसमें खुद और अपनी फैमिली के छिपेगा। अमेरिका के कुत्ते बनेंगे, हर किसी को काटेंगे, तो फिर तुम्हें कुत्ते की मौत मरना पड़े तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का तो इलाज है, तुमने करके देखो जरा, फिर टेरर इंसिडेंट तुम्हारी बत्ती बंद हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर चालू आए। तो भारत की राष्ट्रवादी आवाज के सबसे बुलंद चेहरों में से एक पूर्व मेजर जनरल श्री GD बख्शी साहब आज हमारे साथ हैं। सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। सर के साथ पॉडकास्ट में हर मुद्दे पर बात होगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जिहादी अटैक हो या पाकिस्तान के साथ संबंध, उनके साथ मतलब उनका आखिरी इलाज क्या होगा, तालिबान के रिश्ते और ट्रम्प की चालें, हर मुद्दे पर सर के साथ डायरेक्ट टॉक होगी पॉडकास्ट में। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। उनके नेता बोलते हैं हमारे पास पाव भर बम है, आधा किलो बम है। क्या ये सिर्फ कोरी धमकी है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कर भी सकता है अगर उसकी हालत हो गई कि वो ख़त्म होने वाला हो? देखिए साहब, 40 साल इस देश ने सबका चार्ली बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। आधे पौए, डेढ़ पौए, एक पाव के बम हैं, तो तुम खाओ। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में हमने, हमारा एयर डिफेंस इतना ताकतवर पुख्ता है, हमारे S-400s ने इनके 6 जहाज पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिए, 1 एवैक, 6 जेट फाइटर्स, जिन्होंने स्टैंड ऑफ बॉम्बिंग करने की कोशिश करी हमारी एयरफील्ड, उनको उनके इलाके में ही उड़ा दिया। पाकिस्तान ने 3 मिसाइल फायर किए, 3 के 3 हमने शूट डाउन कर दिए। ठीक है, पाकिस्तान ने कोई 1200 ड्रोन चलाए, 90% से ज्यादा हमने मार गिरा। इतना पुख्ता हमारा आयरन डोम है, इंडियन आयरन डोम। ठीक है, मतलब हम इनके न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचने ही नहीं देंगे। और वो है डिफेंसिव, रक्षात्मक तरीका। आक्रामक तरीका, हमने इनके 4 एयरफील्ड जहां पे न्यूक्लियर केपेबल फाइटर बॉम्बर थे, उनको पर खच्चे उड़ा दिए, 70-80 फुट के खड्डे किए, अभी तक पूरे नहीं भर पाए, अभी तक नहीं भर पाए। रहीम यार खान का बेस अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। इनका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट नूर खान में जो बंकर था, उसके परखच्चे उड़ा दिए। जो मुरीद में ड्रोन कमांड पोस्ट था, परखच्चे उड़ा दिए। किराना, जहां इनकी न्यूक्लियर स्टोरेज साइट थी, उसको हिट किया, उसको ठोक दिया। मतलब गीदड़ भभकी है इसकी न्यूक्लियर, किसी को डरने की अब जरूरत नहीं। तो मतलब लोग अगर अपने आप को डरा के मरा लें, जैसे कि कांग्रेस काल में हुआ था, 26-11 हुआ, क्या किया आपने? सिर स्वा नहीं किया। एयर चीफ से पूछा, फाली होमी मेजर साहब से, कि कुछ कर सकते हैं? कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आप आदेश दीजिए, हम कर देंगे। आदेश नहीं दिए, नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा। हमारे लोग तो गली के कुत्ते हैं, नाली के कीड़े हैं, मर गए तो मर गए, हिंदुस्तानी है ना, काले हैं,
अश्वेत हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये तो रवैया था रहा, डरा डरा के मारो अपने आप को। नहीं साहब कुछ किया, अगर एक भी सिपाही ने ऐसे पांव रखा बॉर्डर के पार, बम, दिल्ली उड़ जाएगी। अरे 3 महीने चली थी कारगिल का युद्ध, कितने बम गिरे थे दिल्ली में? सिरस्वा। अभी 4 दिन ठोका इनको, 9 टेररिस्ट कैंप्स के परखच्चे उड़ा दिए, 12 में से 11 एयरबेस ठोक दिए, मिलिया मेट कर दिए। ठीक है, कितने बम चले आपके ऊपर? सिर्फ 0। तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हम न्यूक्लियर गीदड़ भभकी से नहीं हम पीछे हटें। तुमने करके देखो जरा, फिर टेरर इंसिडेंट, तुम्हारी बत्ती बंद हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर चालू आहे, अभी शुरू है, बंद नहीं किया। इसलिए बंद नहीं किया कि तुम जरा, तुम्हारी फितरत हम जानते हैं, चुलबुली से बाज नहीं आओगे, उंगल देने से बाज नहीं आओगे, तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी, आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी। सिंदूर में मारा, सोचा था कि बिल्कुल पर्याप्त होगा कुछ वक्त के लिए, तो फिर चुलबुली, फिर हेकड़ी दिखानी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करते, अभी तुम बचोगे नहीं यार। और अब वक्त आ गया है मियां मुनीर, असीम मुनीर, मियां मुनीर, ये सबसे बड़ा जिहादी तो ये सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज है। वो टेररिस्ट कार्टून नेटवर्क तो इसके मोहरे, गली के कीड़े हैं, नालियों से उठाए हैं, क्या कहते हैं, स्लम से उठाए हैं, 72 हूरों के सपने दिखाए, बंदूक दी, बम बांधा, जा जा मर जा, तेरे घर वालों को 6 लाख रुपए दे दें। वो मर गया उसके लिए कि हाँ यार मेरा बहिश्त में मेरी तो मजे हो जाएंगे, था 72 हूरों के साथ नाचूंगा, गाऊंगा वगैरह वगैरह। वो गाऊंगा, यहाँ तुम्हारा केटवा दबा दिया, ठीक है, पकड़ के। लेकिन फिर भी कोई शॉर्टेज नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, जिहाद यूनिवर्सिटीज क्रिएट की हुई है, मदरसे खोले हुए हैं, आईटी के बदले इंटरनेशनल टेररिज्म वो की कोचिंग करा रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे कोचिंग करते हैं आईआईटी, मेडिकल की, इनके यहाँ बच्चे करते हैं कोचिंग जिहाद, बम बनाने, फसाद, बम बनाना, ये करना, वो करना, गोलियां मारना, चाकू चलाना, यहूदियों को मारना, हिंदुओं को मारना। अबे तुम दिमाग सही है, कौन सी सदी में ठहर रहे हो? अब आसिम मुनीर अमेरिका जाकर बोलते हैं कि हम तो मरेंगे भाई साहब, तुमको भी लेके मरेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने सारे हमने उनके बेस उड़ा दिए, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा, मतलब उसका क्या इलाज हो सकता है? नहीं साहब, देखिए, सब फसाद की जड़ पाकिस्तान। कोई टेरर इंसिडेंट कहीं भी हो, आप थोड़ा सा उसको तहकीकात करें तो उसकी जड़ें पाकिस्तान से मिलेंगी। लश्कर तोयबा, लश्कर झांगवी, लश्कर अपना फलाना, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, 1000 कार्टून नेटवर्क बना रखे हैं, करोड़ों रुपया लगा रखा है जिहाद यूनिवर्सिटीज क्रिएट करने में, ताकि दुनिया भर में आतंक फैलाओ, जिहाद फैलाओ। यूनिवर्सिटी है। और फिर साहब ये मानसिकता है जो कि कुत्ते की दुम है, लोहे की नली में डालें 10 साल बाद निकालें टेढ़ी मिलेगी। तो जहां आपकी फितरत है ऐसा पागलपन, ऐसा जिहादी उन्माद, तो फिर आपका इलाज क्या है साहब? ये मुल्क के 1971 में 2 टुकड़े हो गए थे। मैं लड़ा हूं वो युद्ध, ठीक है। तो हमने देखा था इनकी क्या हालत थी उस वक्त। 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था, ये बिल्कुल जमीन पे आ गए थे। फिर अमेरिका ने इनको उठाया, अफगानिस्तान में जिहाद का फाउंटेन हेड बनाया, 80,000 गेस्ट मुजाहिदीन बुला लिए, अरब देशों से, अफ्रीकन देशों से, सूडान से, कहाँ से। उनको पहले अफगानिस्तान भेजा, फिर उनको जम्मू कश्मीर भेजा। आतंक फैलाओ, गोली चलाओ, कत्लो गारत, खूना खच्चर, इसके सिवा कुछ काम की ढंग की चीज सोचते भी हो? मतलब कोई नॉर्मल लोग अपनी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपनी बढ़ोतरी करो ना साहब। कत्लो गारत, खूना खच्चर, ब्लड शेड, इसके सिवा आपको और कोई दिखता नहीं। बांग्लादेश बहुत अच्छा हो गया था, हसीना वाजेद के नीचे इकॉनमी उसकी आगे बढ़ रही थी,
जीडीपी टर्म्स में वो भारत से आगे, पाकिस्तान से आगे। नहीं साहब, वहां तख्ता पलट करना है, वहां तो जिहादी वायलेंस चाहिए, उन्माद चाहिए, हिंदुओं का गला रेतो, लोगों को पकड़ पकड़ के फांसी टांगो, टेलीफोन पोल से लटकाओ, पुलों से उल्टा लटकाओ। ये फितरत है। खाना कहां से खाओगे? खसमानू खाओ। और फिर साहब बात कर रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश की, कि हम तो बिहार पकड़ लेंगे, हम उड़ीसा पकड़ लेंगे, वेस्ट बंगाल पकड़ लेंगे, 7 जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो पकड़ लेंगे। अबे ये मुंह मसूर की दाल, अपना देश बचा लो पहले। पकड़ लेंगे तो चंगेज खान की औलाद हो। नहीं हो क्या तुमको हमने आजाद किया था, तुम्हारी सामूहिक बलात्कार तुम्हारी औरतों का हो रहा था। ये पंजाबी फौज पाकिस्तान की, इन्होंने 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतें रेप करी थी, 3 मिलियन बांग्लादेशी जान से मार डाले थे, और 10 मिलियन बांग्लादेशी भारत में रेफ्यूजी बना के धकेल दिए। आपको हमने हेल्प किया। 3864 भारतीय अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए आपके मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। ये आपने अपनी हालात बनाई। वो जैसे जमायत इस्लामी वो फिर से खड़ी हो गई है। रजाकार जो कि औरतें सप्लाई करते थे पाकिस्तान की आर्मी को, पिंप, और वो वहां पे राज कर रहे हैं साहब फिर से। तो सर पाकिस्तान का फिर क्या इलाज होगा? जैसे कि नहीं, पाकिस्तान का तो इलाज है, और बहुत देर से मैं कह रहा हूं, इस देश के 5 टुकड़े होने चाहिए: सिंध, बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा, पंजाब, सैरिकिया। पंजाब, इसके 5 टुकड़े जब तक नहीं होंगे, यहां शांति इस खिट्टे में नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। ना चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। नाक में दम कर रखा है ईरान का, नाक में दम कर रखा है अफगानिस्तान का, नाक में दम कर रखा है भारतवर्ष का। कलर रेवोल्यूशन कराई है CIA के साथ मिलकर बांग्लादेश में, इनका हाथ नेपाल में भी था। नहीं तो ये क्या है? ये मुल्क फसाद की जड़। इसको ऊपर से न्यूक्लियर हथियार बनाने में लोगों ने मदद करी, चीन ने मदद करी, अमेरिका ने मदद करी। ऐसे पागल मुल्क को आप, कोबरा को, उसके जब तक दांत नहीं निकालोगे तो वो दुनिया भर के लिए खतरा रहेगा, शामिल अमेरिका, शामिल चीन। तो आपको सर लगता है कि फ्यूचर में कभी पॉसिबल है कि पाकिस्तान के ये 5 टुकड़े 4 टुकड़े हो पाएंगे कभी? आप हिम्मत मर्द मदद खुदा, आप हिम्मत तो करिए, आप हिम्मत करेंगे और हो जाएगा। 1971 में हमने हिम्मत करी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। तब भी अमेरिका बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, 7th फ्लीट भेज दी थी, तब भी सिर स्वा नहीं कर पाया, सिर स्वा नहीं कर पाया, रोक नहीं सका बांग्लादेश का इमरजेंसी। अब उन्होंने बदला लिया है बांग्लादेश में तख्ता पलट करा के, कि वापस जिहाद, उन्माद, फसाद इस पे लाएं। तो अब इन लोगों को एक टाइम देखना, और फिर रोते हैं कि साहब हमारे 9/11 हो गया। आपने खड़े किए, आपने ट्रेन किए, पैसे आपने दिए, जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहे हैं इन लोगों की। तो अगर आपके ऊपर ब्लो बैक नहीं हो तो और क्या होगा? अभी फिर अफगानों ने वहां पे मारे हैं, वहां पे जो इन्होंने पाल रखे थे CIA ने, वो जाके अमेरिका में व्हाइट हाउस पे हमला कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो अभी जिहादी अटैक हुआ, सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर 27 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद उस आदमी के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने गोलियां चला दी और बिल्कुल हमला कर दिया सब पर? नहीं तो देखिए, अब कई लोगों के दिमाग में जो ये जिहादी कीड़ा आ जाता है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। जितना भी पढ़ लिख लें, जितना भी करा लें। अब हमारे यहाँ डॉक्टर्स राइसिन जहर बना रहे थे जिसका कोई एंटीडोट नहीं है, ताकि पानी में डाला जाए, हवा में एरोसॉल छोड़ा जाए, ताकि हजारों लोग मरे, लाखों लोग मरे। बॉम्ब के लिए 3 टन एक्सप्लोजिव तो दिल्ली में जमा किए हुए थे, कह रहे हैं 15 टन एक्सप्लोजिव बांग्लादेश से आया था, अमोनियम नाइट्रेट, ताकि जगह जगह हमारे शहरों में धमाके पे धमाके होते जाएं। इसी तो ये जो जिहादी कीड़ा है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है दिमाग से। और ये तभी जाएगा साहब जबकि जो साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी है
जो मुस्लिम लोग बेचारे नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नौकरियां लगवाना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजर उनको स्टैंड अप करके बी काउंटेड होना पड़ेगा कि साहब ये हम नहीं हैं, वी रिजेक्ट दिस, ऑस्ट्रासाइज दिस। मतलब जब तक वो नहीं करेंगे तो ये तो हिसाब चलता रहेगा। और दूसरी बात मेरी ये है कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपके रवैये पे भी बहुत डिपेंड करता है, फाइव आइज का हिस्सा है। मार भारत के पीछे पड़ा हुआ था कि निज्जर जैसे टेररिस्ट को मार दिया, हाय हाय उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ले ली। अरे साहब, तो अब टेररिस्ट पालो ना साहब, ठीक है ना। आपको निज्जर जैसे टेररिस्ट इतने पसंद हैं, आप उनकी बचाव पे इतना मतलब एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, तो फिर यही होगा, आप टेररिज्म अपने देश में एनकरेज करेंगे। 15 लोग मार दिए हैं, 25 घायल पड़े, उनमें से कोई 10 क्रिटिकल है बता रहे, तो ये 15 का आंकड़ा 25 तक पहुंच सकता है। और ये तो किस्मत है कि उसके पास ऑटोमेटिक वेपन नहीं थे, ये किस्मत है कि उसकी कार में जो आईडी थे वो नहीं फटे, नहीं तो 100, 150, 200 के ऊपर आंकड़ा होता। तो हर उसका जिम्मेवार थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की सरकार को भी अपने गिरबान में झांकना होगा ना कि साहब आपका रवैया क्या है टेररिज्म की तरह। नहीं साहब, टेररिज्म फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो केवल बंदूकों से बोल रहे हैं, तो साहब फिर वो बंदूकों से बोल रहे हैं तो फिर आपको झेलना पड़ेगा ऐसा तमाशा। नए साल आने से पहले इस तरह के हमले होते हैं, भीड़ में कहीं गोली चला दिया, इनको हमेशा हम लोन वुल्फ अटैक बोलकर बस बात देकर निकल जाते हैं कि ये लोन वुल्फ अटैक है, लेकिन ये हर देश में हो रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या एक नेक्सस है, नेटवर्क है? नहीं, पक्का नेटवर्क है साहब। देखिए, जो इस्लामिक स्टेट है उसने कितना इन्वेस्ट किया है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में, मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं और लोग घंटे घंटे बैठ के सुनते रहते हैं, और इस तरह का बकवास आप सुनते रहो, इस तरह का जहर आप खाते रहो हर रोज, जिहादी जहर, तो फिर आप एक दिन बंदूक उठाओगे। और वो तो कह रहे हैं बंदूक की भी जरूरत नहीं, तुम्हारी कार हथियार है, तुम्हारा ट्रक हथियार है, तुम्हारा चाकू हथियार है भाई, जो किचन में आप मीट काटने के लिए लाए उसे लोगों को मारो जाके। कि ये जिहादी रेडिकलाइज्ड प्रोपेगेंडा ये जो है ये लोन वुल्फ्स क्रिएट कर रहा है। और यहाँ केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दुनिया जहान में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, यूरोप में कर रहा है, भारत में खड़े कर रहा है, यू नो। तो ये जो ऑनलाइन जहर है इसको भी ब्लॉक करना होगा, इसको भी, ये प्रोपेगेंडा के क्या चैनल्स हैं इनको जब तक ब्लॉक नहीं करोगे तो जहर फैलता रहेगा, जहर फैलता रहेगा तो उसके सिम्टम्स आएंगे। तो सर, भारत में कई लोग तो इन्हें बोलते हैं कि ये सब भटके हुए नौजवान हैं, ये भटक गए हैं। ये आपको क्या लगता है कि ये कैसे भटक सकते हैं ये लोग? जैसे कि दिल्ली में नहीं, देखिए, एक ज़माने में कहा जा रहा था कि साहब रूट कॉज गरीबी है, भुखमरी है, ये है वो है, इनके नौकरी नहीं, जॉब नहीं, तो क्या करें, टेररिज्म करेंगे। अरे साहब, ये जो दिल्ली में जो मॉड्यूल पकड़े गए डॉक्टरों के, 6 लाख रुपए महीना मिल रहा था, अब उससे ज्यादा चाहिए, इससे भी तुम्हारी हवस नहीं मरी लोगों को मारने की। और डॉक्टर हो, हम लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं इस देश में इज्जत से, क्योंकि जान बचाने वाला है। मास स्केल पे मारने के लिए बोले मैं तो डॉक्टर हूं साहब। अबे, एक तो तुम्हारे माँ बाप ने पेट काट के तुमको पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद फोकट में सरकार ने आपको माइनॉरिटी के नाम पे मेडिकल एजुकेशन दी। कितनी महंगी है साहब, हमारे कितने बच्चे करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं, पैसा नहीं है। आपको डॉक्टर बनाया तो तुम खुश रहो यार, अपनी फैमिली को उठाओ। अरे जिस गरीबी से तुम निकले थे अब उसको हेल्प करो, क्योर करो ना। हम तो साहब बम बनाएंगे, हम तो साहब जहर बना के लोगों को मारेंगे मास स्केल पे, हम डॉक्टर हैं साहब, डॉक्टर्स ऑफ डेथ। तो साहब ये आपके दिमाग में जो कीड़ा है वो खतरनाक कीड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा। जो नॉर्मल मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे तो आपकी कम्युनिटी का नाम खराब तो होगा ही।
आपको फिर बुरा नहीं फील होना चाहिए। जहाँ किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाओ, आपकी शक्ल देख के, आपकी दाढ़ी देख के वो आपको 10 बार चेक करे। आपको सोचना चाहिए ना साहब कि हमारी कलेक्टिव इमेज का क्या हो रहा है। हमारी आइडेंटिटी के ऊपर जहर फैला रहे हैं ऐसे ऐसे पागल लोग। अब पागल कुत्ते को तो शूट करना पड़ता है ना साहब, जी। कोई इलाज नहीं है ऐसा। और आप उसको पुचकारे पाले तो फिर वो आपको काटेगा, एज सिंपल एज दैट। इतने सालों से आप सेना में रहे, देखा भारत आज वर्ल्ड में अगर आप काउंट करें जो देश, बड़े देश, टॉप देश है, उसमें भारत की वायुसेना और डिफेंस सिस्टम आप क्या देखते हैं, कितने नंबर पे हो सकती है? नहीं, हमारी वायुसेना को तीसरा नंबर दिया गया है दुनिया में कि इतनी केपेबल है ट्रेनिंग के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस के लिहाज। ठीक है, हमारी सेना, सशस्त्र सेना जो है, ग्राउंड फोर्स जो है, वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट, चीन के बाद। ठीक है, और हमारी जो नेवी है वो फोर्थ लार्जेस्ट नेवी। ठीक है, बड़ी ताकतवर नेवी है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरा आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, अटैक सबमरीन, सब हमारे पास। ठीक है, तो भारत एक बड़ी भारी न्यूक्लियर वेपन्स पावर है, स्पेस पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। भारत इज अ सुपर पावर। और दर्शा दिया अभी कि हमारी कैपेबिलिटीज, इंडिजिनस साइंटिफिक कैपेबिलिटीज कितनी ज़बरदस्त हैं, कितना प्रिसीजन हमने हासिल किया है। 1 मीटर का एक्यूरेसी हासिल करी है ऑपरेशन सिंदूर, दिखाई है दुनिया। 1 मीटर ठोक दिया। नूर खान में जो अंडरग्राउंड बंकर था, उसमें एयर कंडीशनिंग की डक्ट थी, 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, 250 किलोमीटर से मारा, उसके अंदर घुस के अंदर जाके फटा बंकर में, सवा सत्यानाश कर दिया पूरे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट का। एयरफोर्स के सारे ऑपरेशन जहां से कंट्रोल हो रहे थे, खल्लास। तो सर, ये अभी जैसे हाल फिलहाल में मोदी जी और पुतिन जी की मुलाकात हुई, भारत और रूस के बीच में संबंध बने हैं, तो ये जो करीबी आ रही है और जो हथियार, जो SU-57 की बात हो रही है कि भारत को मिलेगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये कितना फ़ायदेमंद होगा? और उधर जो अमेरिका है वो उसको देख रहा है अलग तरीके से, पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को लेकर, तो ये भारत क्या बैलेंस बना पा रहा है इनके बीच में, या भारत एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है एकदम कि हम जो भारत अपनी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। भारत एक बहुत सशक्त देश है, बहुत पावरफुल देश है। हाँ, रूस हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। 1971 की लड़ाई में मैंने देखा था किस तरह उन्होंने हमको मदद दी थी। ठीक है साहब, और जो हथियार चाहिए था उन्होंने दे दिया। केले के भाव ले लो, चाय के भाव, चाय की पत्ती के भाव, टैंक खरीद लो, T-54, T-55, 130 मिलीमीटर गन, 122 मिलीमीटर गन, MiG-21, SU-7, जो चाहिए था उन्होंने कहा ये टेबल पे पड़ा। वो तो बॉम्बर भी दे रहे थे, हमने नहीं लिया, अब मांग रहे। ठीक है, तो रूस एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। अब अमेरिका हमेशा आप कह रहा है कि नहीं साहब, आप तो गुलाम बन के रहो हमारे, हम श्वेत हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमकाने हैं, सब लोग हमारी तरह पाकिस्तान जैसे कुत्ते दुम हिलाते हैं वैसे दुम हिलाओ। ऐसा थोड़ी ना करेगा भारतवर्ष। ठीक है साहब, और अमेरिका से तो शत्रु बोध हो गया है साहब। बांग्लादेश में गफलत किसने करी है? CIA ने करी। नेपाल में गदर किसने किया? CIA ने। श्रीलंका में आग किसने लगाई? CIA ने, अमेरिका ने। $1 अरब हमसे खा लिए, डकार नहीं लिया। 200 देने थे GE-404 जेट इंजन, 2 नहीं आए साहब। कहानियां बना रहे हैं, झूठ फरेब। ये तो साहब स्विंडलिंग है ना, अनएथिकल है। तो आप चोरी पे आ गए हैं कि पैसे खा लो, माल ना दो। ये कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश ऐसा करता है? और फिर कह रहे हैं कि नहीं साहब, अभी हमसे खरीदो F-35। हाँ, F-35 F-35 खरीदो, उसका किल स्विच हमारे पास है। ऐसा चार्ली बनाएंगे, तुम खरीदोगे, अरबों डॉलर दोगे, और हम उसका एंड टाइम पे स्विच उड़ा देंगे। फिर आप समझते हैं कि लोग खरीदेंगे? नहीं, आपकी विश्वसनीयता क्या है? आप कल इधर, परसों उधर, मतलब फ्लिप फ्लॉप।
आज अभी तक आप कह रहे थे इंडो अमेरिकन पार्टनरशिप, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, आप उठा के पाकिस्तान को गोद में बिठा लिया है। 3 महीने में 3 बार उसके जर्नैल को और जो फील्ड मार्शल उसको बुला लिया। वो ट्रैवलिंग सेल्समैन बन गया है कि मेरा असली टैलेंट तो सेलिंग है साहब। सूटकेस लेके पहुंच गया रेयर अर्थ के डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर गिफ्ट देने के लिए। ये खरीदो साहब, मैं ट्रैवलिंग सेल्समैन हूँ, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। आर्मी चीफ तो बाद में, आर्मी चीफ तो तू फेल हो गया, अब तू ट्रेडर इन चीफ बन रहा है, उसमें उससे बड़ा फेलियर होगा। क्योंकि कहाँ है रेयर अर्थ? है ही नहीं। कहाँ है गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर? 1993-92 में वो माइन खुले थे, आज तक 1 ग्राम आपको ना कॉपर, ना गोल्ड, ना टंगस्टन मिला है, ना रेयर अर्थ मिली है। जियो फिजिकल सर्वे जो है अमेरिका का, वो कहता है पाकिस्तान में रेयर अर्थ नहीं है। ये बेच रहा है जाके, जो है नहीं उसको बेच रहे हैं। ये फ्रॉड बन रहा है, मतलब फ्रॉड, हाईएस्ट लेवल का फ्रॉड। अली बाबा 40 चोर। इसके घर के बाहर तो बड़ा सा बोर्ड लग जाना चाहिए, मुल्ला आसिम मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स। चोर, इसको चोर नहीं कहते तो और किसको कहते हैं? है नहीं माल मेरे पास, लेकिन मैं बेच रहा हूं दुनिया भर को, पैसे कमा रहा हूं साहब। इसको बोलते हैं लोगों का बेवकूफ बनाना। और हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप भी कब तक बेवकूफ बनता है। वो बड़ी चतुर चीज है। वो कहता है मैं तो ट्रांजैक्शनल हूं साहब, पैसा दो और माल चुको। वो पैसा दे के भी माल नहीं देता, जैसे हमारे साथ किया। वो होता ना भाई, पैसा दो और माल उठा लो। नहीं साहब, हार्ड कैश दिया है हमने। पाकिस्तान की तरह भीख नहीं मांगी कि फ्री पॉकेट में दे दो, और हमसे ऐसा पीठ में छुरा गोपा है साहब। अमेरिका का तो हमें सब समझ नहीं आ रहा। आप फैसला कर लें साहब, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों का सबसे बुरा हाल किया है, जापान के बुरे हाल किए, साउथ कोरिया के बुरे हाल, ताइवान के बुरे हाल, यूरोप के बुरे हाल। जो आपका दोस्त है उसकी तो ऐसी तैसी कर दी। कनाडा, मेक्सिको बड़े दोस्त बनते थे, उनके बुरे हाल कर दिए। कनाडा को हड़प कर देना चाहते हैं। मतलब है क्या? हमें तो समझ नहीं आ रहा। टैरिफ ट्रेड, सबसे ज्यादा टैरिफ भारतवर्ष पे लगाए और कहते हैं हमारी बड़ी दोस्ती है साहब। हमें भाड़ में गई ऐसी दोस्ती साहब। नहीं, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। कम से कम मुंह पे तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है। आप तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी लेके घूम रहे हो। तो मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि अब साहब हम वैसे मैं समझता हूँ भारत की सरकार ने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत समन्वय दिखाया है, बहुत मैच्योरिटी दिखाई है कि हम गाली गलौज पे नहीं आए। सर, एक अगला सवाल इस पर है कि भारत और तालिबान के रिश्तों के ऊपर है मेरा। तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान से बिगड़े, भारत के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको आप बन रही है, ये आपको लग रहा है कि लॉन्ग रन में ये सस्टेन करेगा या ये? देखिए साहब, चाणक्य नीति बड़ी सीधी है। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, पीरियड। सर्वोपरि राष्ट्रहित है। हम तालिबान की फिलॉसफी से सहमत नहीं। जिस तरह वो औरतों को ट्रीट करती है, बच्चों को, हम उससे सहमत नहीं। लेकिन इस वक्त वो देशभक्त हैं। कम से कम वो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो अफगानिस्तान को डोरमैट नहीं बनाया कि पाकिस्तान जब चाहे रौंदे। वो अपनी क्या कहते हैं, प्रभुता, संप्रभुता दिखा रहे हैं, सॉवरेनिटी असर्ट कर रहे हैं। तो हम क्यों ना मदद करें उनकी? वो उनको हमारी मदद चाहिए। पाकिस्तान उनको भूखों मारना चाहता है। खाना, पानी, दाल, चावल वो बंद करना चाहता है। डबल रोटी, बिस्किट हम यहाँ से भेज रहे थे वहाँ के भूखे बच्चों के लिए, वो पाकिस्तान ने रोक लगाई। फिर हमने समुद्र के रास्ते भेजे तो अमेरिका से कहा कि साहब ये ज़रा सैंक्शन लगाओ, ये करो, छाबहार का पोर्ट ब्लॉक करो साहब, भारत को खाना ना देने दो। आपको बगराम का एयरबेस चाहिए मेरे आका, मैं ला के दूंगा। मैं इनको भूखों मारूंगा, अफगानिस्तानों को, अफगान लोगों को, बच्चों को भूखों मारूंगा। मैं इनके पास एयरफोर्स नहीं है, इसलिए मैं दादागिरी दिखाऊंगा, बॉम्बिंग करूंगा। अरे 52 मार दिए कुछ गांव में यार। अभी फिर 4-5 बारी एयर अटैक्स किए। क्यों? क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं।
लेकिन उनको इतना गया गुजरा ना समझना। उन्होंने रूस की ऐसी तैसी कर दी, उन्होंने अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी। उनके पास जेट बॉम्बर नहीं लेकिन सुसाइड बॉम्बर हैं। तुम करो जरा, तुमको मिलेगा वापस। और मिल भी रहा है सर, और अच्छी तरह से मिल रहा है, अच्छी तरह से मिल रहा है। बड़े सोच रहे थे कि साहब हम अफगानिस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे, तो यहाँ भारत ने एक्सरसाइज शुरू की हुई है कि जरा इस टाइप का ख्याल रख, जरा अपना अपना छोर बचा ले, अपना दामन बचा ले। अफगानिस्तान पे हमले करेगा, सिंध खो देगा, बलूचिस्तान खो देगा, ठीक है, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मुल्ला मुनीर, तूने दुनिया भर को उंगल दी हुई है, अब तेरी उंगल तोड़ने का टाइम आ गया। सर एक और सवाल है आपसे। आपने कभी कहा था स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, इसका क्या मतलब है? मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ किताबें खूब सारी यहाँ पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं, तो ये आपके जीवन से कैसे जुड़ा रहा है? देखिए साहब, मेरे फादर साहब ने ये कहा था कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और मैं खास अपनी टर्न आउट ड्रेस वगैरह की कोई खास ख्याल नहीं था। मेरे कमीज पे स्याही लगी रहती थी, ये वो 24 घंटे लाइब्रेरी बैठा रहता था, किताबें घर लेके आता था, बहुत किताबें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। बचपन से एक दिन में एक किताब पढ़ा करता था। तो फादर साहब ने, जब मेरे भाई साहब शहीद हुए, वो 11 J&K राइफल्स में कैप्टन थे, माइन फटने से उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। तो मेरे को बहुत ग्लानि हुई कि मेरे भाई की लाश के साथ ऐसी दुर्दशा हुई है, बदला लेना अनिवार्य है। वो जो जवान लेके आया एशिज, तो उसने बोला, तो मैंने बड़ी जिद शुरू कर दी कि मैं भी फौज में जाऊंगा। तो मेरे फादर बहुत, उनको धक्का लग गया। भाई अभी एक बेटा शहीद हुआ 1965 में, 65 की दिसंबर में मैं जाके रिटर्न एग्जाम दे रहा हूँ NDA का। 66 के अंदर मैंने एग्जाम दिया, 67 में NDA में था। तो आप समझ सकते हैं मेरे घर में कितना तूफान हुआ होगा। तो मेरे फादर ने मुझे बोला, देख बेटा, तू फौज के लिए मेरी नज़रों में फिट नहीं है, मतलब तू उस टाइप का बंदा नहीं है, एंड यू विल बी ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तू IAS जा, तू IFS जा, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तेरे को वैसे लोगों के हैं, वहाँ तो बड़ा फिजिकल मामला है, ये वो, फुटबॉल ज़्यादा है, दारू पियो, फुटबॉल खेलो, ये वो। तो मैंने कहा मुझे ट्राई तो करने दीजिए। तो फिर उन्होंने बोले, अच्छा ठीक है भाई, तू ट्राई कर ले, ये तेरे IAS के लिए ड्राई रन हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने ट्राई किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मैं पूरे इंडिया में नंबर 2 रैंक पे था, नंबर 2 रैंक पे था। मैं कहा देखिए, अब तो फौज ने सेलेक्ट किया ना साहब, और वो नॉर्मल भी नहीं आई, मैं नंबर 2 हूँ ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में। तो वो भी बेचारे हिल गए। तो फिर उन्होंने बड़े रिलक्टेंटली हाँ बोला। वो भी, तब भी मेरे को 10 दिन तो जाने नहीं दिया, मैं 10 दिन लेट ज्वाइन किया। अच्छा। बट ठीक है साहब, उनकी भी, अब मैं समझता हूँ, मुझे भी बड़ी ग्लानि होती कई बार कि इतना उनको तकलीफ़ दी, बाल सफ़ेद हो गए, एक बेटा शहीद हुआ, दूसरा बेटा चला गया। और जब मेरी कमीशन हुई तो 71 का युद्ध, बादल मंडरा रहे थे। 1 महीना पहले कमीशन दी, ट्रेन में डाला, सीधा लड़ाई के मैदान में। सर वो आप रोकूंगा सर, वो तस्वीर आपकी मैंने देखी, वायरल हुई है सैम मानेकशॉ के साथ। वो सैम के साथ, देखिए ऐसा है कि हमारी NDA की पासिंग आउट परेड में फील्ड, उस वक्त जनरल थे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ आए थे। व्हाट अ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, आज तक मुझे याद है। तो पासिंग आउट परेड के बाद मुझे याद है वो आए मेरे पास, और उन्होंने मेरे साथ हाथ मिला रहे थे कैडेट्स के साथ, मेरे पास आए, हाथ मिलाया। आज तक मुझे याद है उसका फर्म हैंडशेक, और वो अंग्रेज लगते थे बिल्कुल, बहुत हैंडसम, मूछें उनकी, और वो मशीन गन की तरह बोलते थे, जैसे मशीन गन फायर करती है। जेंटलमैन, आई हैव कम टू पास यू आउट, रिमेंबर देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, यू ईदर यू विन और यू डाई, या तो जीत के आओ या मर जाओ, कोई तीसरा विकल्प फौज में नहीं है। अभी तक उनके मुझे शब्द याद हैं, ग्रेट सोल्जर, ग्रेट सोल्जर। 71 के युद्ध में जो हमारी फतेह हुई, बहुत बड़ा श्रेय
उनको जाता है, हमारे एयर चीफ, नेवी चीफ को जाता है उस टाइम के, एडमिरल नंदा, एयर मार्शल लाल, पीसी लाल, बहुत बहुत ही काबिल चीफ्स थे हमारे, जिन्होंने हमें ज़बरदस्त विजय दिलाई। सर 71 की आपकी यादें क्या होंगी सर? देखिए 71 तो मतलब हमारे बैच को हमें बोलते हैं बैच ऑफ 71। हमें, मैंने बताया, 1 महीना पहले कमीशन कर दिया गया था। हमको 14 दिसंबर को कमीशन मिलनी थी, 14 नवंबर को कमीशन दे दी। क्यों? क्योंकि कमी थी, कैनन फॉडर की जरूरत थी, तोपों को चारा चाहिए साहब। तो हम लोग तो बड़े खुश हुए, ताली बजा रहे थे। तो वो हमारे एडजुटेंट साहब जो थे, कहते बेचारे, जो कहते जब तक ये पलटन पहुंचेंगे लड़ाई शुरू हो चुकी होगी, जवानों को इनका नाम नहीं मालूम होगा, इनको जवानों का नाम नहीं पता होगा। 19, 20, 21 साल की उम्रें हैं इनकी। 21 साल की उम्र थी मेरी तब उस वक़्त, और ये चार्जिंग करते हुए जाएंगे और मैक्सिमम मारे जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बैच को एक परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला 71 के युद्ध में। वो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन पे 21 फिल्म बनी, यानी 21 वर्ष की आयु पे उसने परम शहादत कुर्बानी दे दी। 5 टैंक उड़ा दिए दुश्मन के और खुद शहीद हो गया। 21 की उम्र थी और वो सदैव 21 रहेगा, हमेशा 21 का रहेगा। अभी जिंदा होता तो मेरे जैसे 75 वर्ष का होता। मेरे बेटे ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैं चाहता था कि मैं एक पर्सनल ट्रिब्यूट दूं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र, और अब उस पर फिल्म बन रही है। मुझे बहुत खुशी है। धर्मेंद्र भी है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो देखें शहादत होती क्या है, कुर्बानी होती क्या है, जज्बा लड़ने का होता क्या है। उसका टैंक में आग लग गई थी, गोला फटा था, उसको बोला इवैक्यूएट टैंक, इवैक्यूएट, अबैंडन टैंक, टैंक छोड़ दो, क्योंकि टैंक के अंदर 40 गोले होते हैं। वो फटने शुरू हो जाए तो आपके चीथड़े ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो उसका जवाब पता क्या था? माई गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल नॉट अबैंडन टैंक, आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। और 3 टैंक तब तक उड़ा चुका था, खून बह रहा था आंखों में, पहुंच के वो निशाने लगा रहा था, फायर कर रहा था। 2 टैंक और उड़ा दिए और फिर आखिरी गोला लगा और वो शहीद कुर्बान हो गए। तो मतलब ये हमारे बैच में जज्बा था। एक ये हमको मिला है हाईएस्ट अवार्ड, और उसके बाद कर्नल NJC नायर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, जो कि परमवीर चक्र महावीर चक्र के बराबर, दोनों अवार्ड एक बंदे को मरणोपरांत, वो भी शहादत उसने अपनी दी। कोई और बैच नहीं है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो कह सकता है कि उसमें 2 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स लिए हैं। अच्छा। भारतवर्ष के परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वो हमको मिले। हमें बड़ा फख्र है। हमारा बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। हमें बड़ा फख्र है कि वी वर एट द कटिंग एज जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जब 550 किलोमीटर आगे बढ़ के हमने ढाका की राजधानी पर फतेह करी और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। ये ऐतिहासिक विजय है। हम लोग उस ऐतिहासिक विजय में सेकंड लेफ्टिनेंट थे एट द कटिंग एज। तो आप कहाँ तक गए थे सर उस? नहीं, हम लोग तो साहब ढाका पे फतेह की है हम लोगों ने। तो बहुत ही अच्छी हमारी यादें हैं। और सबसे बड़ी याद यह है कि हमारे 3,864 अफसर, JCO जवान शहीद हुए थे। आज मैं उनको नमन करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि वो कुर्बानी से हमें इतनी बड़ी शानदार जीत मिली। मैं सिर्फ देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि वो जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसने नाक में दम करके रखा हुआ है, न चैन से जिएंगे न जीने देंगे। अब वक्त आ गया है कि हम फिर हिम्मत करें। हिम्मत ते मर्द मदद खुदा। फिर हिम्मत करें और जो बचा हुआ पाकिस्तान है इसके 4 टुकड़े 5 टुकड़े करके छोड़ें।
तो सर उस समय के जो वॉरफेयर था और आज का वॉरफेयर जो है, इसमें आप कितना अंतर देखते हैं? मतलब आज मुझे लगता है कि एयर पावर जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो सबसे ताकतवर होगा। नहीं, उस वक्त भी एयर पावर की बड़ी अहमियत थी। बांग्लादेश की स्काईज के ऊपर हमने एयर सुपीरियॉरिटी नहीं, एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली थी। उनके क्रेटर कर दिए थे वो जो रहमतुल्लाह या क्या जो उनकी एयरपोर्ट थी, एयरबेस था, ठीक है, क्रेटर कर दिया। एक जहाज नहीं उड़ सका वहां से, ठोक दिए सारे जहाज। एक स्क्वाड्रन जैसा था वहां पे उनका सेबर्स का, ठोक दिए सारे जहाज वो। उसके बाद हमारी कॉन्वॉयज बम्पर टू बम्पर चली। कोई पाकिस्तान सिर उठाता था तो हम कहते थे हमारे एयरफोर्स के Su-7 MiG-21 आके परखच्चे उड़ा देते थे। हमारे हंटर, हमारे नैट, बहुत मार मारी थी इनके। उस वक्त भी एयर पावर की अहमियत तब भी थी, अब तो और ज्यादा हो गई। अब एयर डिफेंस की ताकत बहुत बढ़ गई है सब। हमारे S-400, हमारे बराक मीडियम रेंज सैम्स, हमारे आकाश, हमारे स्पाइडर, ये लेयर डिफेंस है। इसको तो दुश्मन के इलाके के ऊपर जाके 6 जहाज ठोक दिए। तो फर्क ये है कि अब टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। अब जो है न्यूक्लियर जो थी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ओवरहैंग 71 में नहीं था, अब है। अच्छा। लेकिन हमारे ऑप सिंदूर ने दर्शा दिया है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग भी निगेट किया जा सकता, न्यूटर किया जा सकता, और अगली लड़ाई में बचाएगा नहीं इसको न्यूक्लियर बम शम। वो धमकी काम नहीं आएगी। वो धमकी अब गीदड़ भभकी बन के रह गई। लोग टीवी देखते थे, परमवीर चक्र सीरियल आता था दूरदर्शन पर, तो उसमें जैसे इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही है उसमें सीन आते थे और वो सब मैन टू मैन फाइट होती थी। मतलब संगीने लेकर एक दूसरे से लड़ते थे। क्या ऐसी फाइट भी होती है? अभी भी होती है। देखिए, जब देखिए आप लड़ाई तभी जीत सकते हैं, एयर पावर विल पेव द वे, नेवल पावर विल पेव द वे, बट लड़ाई की जीत असली तब होती है व्हेन यू ऑक्यूपाई द ग्राउंड। और ग्राउंड पकड़ने के लिए अल्टीमेटली हैंड टू हैंड करना पड़ेगा। हालांकि आजकल देखिए सब कुछ बियॉन्ड विजुअल रेंज हो रहा है, मतलब वो नौबत नहीं आ रही। लेकिन साहब अगर असली लड़ाई फुल स्केल हो जाए तो वो नौबत आएगी। लात, घूसे, मुक्के, बट, बूट सब इस्तेमाल होता है आखिर में। बेनट, संगीन का इस्तेमाल होता है आखिर में, क्योंकि ग्राउंड तभी कैप्चर होगा, और ग्राउंड कैप्चर होगा तो असली जीत है। तुम्हारे लोगों ने देखी है यार, उन्होंने अपने वीडियो कैमरा, अपने वीडियोस मोबाइल से फोटो खींची है किराना की, नूर खान पे उड़ गया नूर खान, उड़ गया किराना, ठोक दिया ठोक दिया ठोक दिया। भावलपुर के परखच्चे उड़ा दिए शहर के बीच में। मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तैयबा, और लाहौर जो कि सियालकोट में इनका हेडक्वार्टर था हिजबुल मुजाहिदीन का, परखच्चे उड़ा दिए शहर के बीच। पहली हमारी गलती थी कि हम दूर दराज के जंगलों में जाके मार रहे थे, तो जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, ये झूठ बोलते थे, नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। लोगों को जाने से रोक देते थे वहां कॉरेस्पॉन्डेंट्स को। अब जरा भावलपुर के बारे में बोल के दिखाओ, कुछ नहीं हुआ। लाहौर के बारे में बोल के दिखाओ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे वाहियात लोग हैं तब भी झूठ बोल रहे हैं यार, जो कि दुनिया भर के सैटेलाइट्स ने पिकअप कर लिया, मैक्सार कमर्शियल सैटेलाइट ने, और जो आपके पूरी आबादी ने देखा, उसको भी कह रहे नहीं साहब कुछ नहीं हुआ। तो झूठ फरेब तो इनकी फितरत है। इसलिए अगली लड़ाई में आपको जमीन पकड़नी पड़ेगी। तो सर अगर आप एक मैसेज देना चाहें पाकिस्तान को यहाँ से, तो क्या मैसेज देंगे सर? पाकिस्तान को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा साहब कि चैन से जियो और जीने दो। ये तो तुम्हारी जिंदगानी ख़त्म कर देगी दुनिया। परेशान हो गई है तुमसे दुनिया, परेशान हो गए तुम्हारे पड़ोसी, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, जो भी मुल्क है, जहमत है तुम्हारा पड़ोसी होना। अभी भी सुधर जाओ, नॉर्मल जिंदगी जियो। पाकिस्तान के आवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की फौज से है। और मुल्ला मुनीर ये बड़ी धमकी दे रहा है कि ये न्यूक्लियर बम
फोड़ेगा। और बत्ती बंद है, ठंडे पसीने पहले से आ गए हैं। 6 अंडरग्राउंड बंकर बनवा रहा है जिसमें खुद और अपनी फैमिली के छुपेगा। फैमिली वैसे भगा दी है अमेरिका में, अमेरिका भगा दी है। और फिर ये चाहता है कि साहब मेरे को कोई कोर्ट मेरे को सजा ना दे अगर मैं पाकिस्तान के लोगों को मरवा दूं, मैं तो बंकर में घुस जाऊंगा चूहे की तरह, ठीक है। लड़ाई के बाद निकलूंगा, बोलूंगा कि मेरे को अवार्ड दो, मेरे महावीर चक्र के बराबर का अवार्ड इसको दिया गया है बंकर, मरियम बंकर में छुपने का, ठीक है साहब। तो हमारा सिर्फ इतना कहना होगा पाकिस्तान को, अभी भी बाद आ जा, नॉर्मल जिंदगी जीना सीखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खिलाओ पिलाओ अपने लोगों को। 2 रोज की रोटी नहीं उस फटीचर मुल्क में मिल रही और दुनिया भर को लात मारेंगे। आटे के लिए लाइन लगी हुई है, आटे के लिए लाइन लगी है, खाने के लिए नान नहीं इनको नसीब हो रही, ठीक है साहब। और दुनिया भर में लात मारेंगे, ये दूसरी चीज है। अमेरिका के कुत्ते बनेंगे, हर किसी को काटेंगे। तो फिर तुम्हें कुत्ते की मौत मरना पड़े तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। जय भारत, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत इंसाइट हुई सर। ये थे हमारे साथ सर श्री GD बख्शी साहब, जिनसे इतनी सारी बातें हुई। आगे भी हम इनसे बातचीत जारी रखते रहेंगे। कड़क आप सब्सक्राइब करते रहिए।